ईयर्स ऑफ 25 ऑफ द अप्रैल। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। 25 ऑफ द अप्रैल को जो है वो मलेरिया डे जो है वो मनाया जाता है। और मलेरिया डे जो है इसकी थीम जो है आपकी 2023 के लिए वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। तो ये इसकी थीम है। अगर देखा जाए 22 ऑफ द अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। और 24 ऑफ द अप्रैल को आपका जो है वो मनाया जाता है आपका कंज्यूमर राइट डे। और 25 ऑफ द अप्रैल को मनाया जाता है आपका मलेरिया डे। तो ये सारे डे जो है वो ये यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए इसकी थीम की, तो बेसिकली जो थीम है आपकी मैंने बताया था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। और इस बार जो WHO ने इसकी फोकस किया है इसके थर्ड आई पे। अब थर्ड आई क्या है? थर्ड आई बेसिकली है इम्प्लीमेंटेशन करना। जो भी आपके लोग जो है मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जो है, जिनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, उन तक भी ऐसे टूल्स तैयार करना जिससे कि ऐसी स्ट्रेटजीज तैयार करना जिससे कि उन तक भी फैसिलिटीज़ जो है पहुँचे और जो ये मलेरिया है इसको ख़त्म किया जाए। तो ये थी मलेरिया डे की थीम, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। चलते हैं जी नेक्स्ट। अगर बात करें इस मंथ के डेज़ की, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ RBI एंड उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 ऑफ द अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 ऑफ द अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 12 ऑफ द अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे और 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे और 16 अप्रैल को सेव एलिफेंट डे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे और 18 ऑफ द अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया डे आपका 25 ऑफ द अप्रैल है, यहाँ पे थोड़ा गलत है। चलिए जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली विच स्टेट टॉप्स इन फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस। तो वाटर बॉडीज जो है उसका सेंसस हुआ है जिसे जो है जल शक्ति विभाग ने करवाया है आपके, और ये पहला ऐसा सेंसस है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं इस समय, तो वो हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ योर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। और अगर बात की जाए इसमें जो सबसे लोएस्ट हैं, तो वो है आपका सिक्किम। तो सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसस हुआ है और जिसे जल शक्ति विभाग ने जो है वो करवाया है। ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, की डिटेल्स हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा तो आपको पता लग गया वेस्ट बंगाल, सबसे कम आपका सिक्किम। उसके बाद बात की जाए तो वाटर बॉडीज़ कितनी हैं, टोटल हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो 24.24 लाख है, जिसमें से 7.47 लाख वाटर बॉडीज़ जो हैं वो अकेले वेस्ट बंगाल में हैं। और ये करवाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और सिक्किम में सबसे कम वाटर बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 134 हैं। उसके बाद अगर देखा जाए टोटल, मैंने पहले बता दिया 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ है, उसमें से 97.1%, ठीक है, मतलब कि इतनी जो है वाटर बॉडीज़ वो सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में है, मतलब कि शहरी एरिया में सिर्फ और सिर्फ 2.9% जो है वाटर बॉडीज़ हैं। उसके बाद अगर कुछ और आंकड़े देखें तो आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टैंक्स जो है बने हुए हैं। तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ लेक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी सेंसस के अकॉर्डिंग। और महाराष्ट्र जो है वो सबसे अच्छे से कंजर्व करता है आपकी वाटर स्कीम्स को, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करता है। और उसके बाद 83.7% ऑफ द जो हमारा वाटर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, पिसिकल्चर, इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड डोमेस्टिक ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो इतना ही वाटर हम यूज़ कर पाते हैं। तो
इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइम हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है एनक्रोचमेंट कितने लोगों की है वाटर बॉडीज़ पे। तो शहरों में सिर्फ और सिर्फ 1.6% है, और ग्रामीण इलाकों में जो एनक्रोचमेंट है वो 95.4% है रूरल एरियाज़ में। और तो ये सारा जो है डाटा है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए वाइट पेपर टू मेक इंडिया ए ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। तो इंडिया को ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बनाने के लिए जो है स्टार्ट किया गया है वाइट पेपर, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन, तो ये बनाया गया आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा। और इसके साथ किस किसने मिले हैं? तो इसके साथ ए मिला है, मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन, उसके साथ नीति आयोग मिला है, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर एक वाइट पेपर बनाया है जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको पूरा करेगा। तो ये वाइट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी ऊपर चला जाएगा, और ये कुछ और कंट्रीज़ की भी हेल्प करेगा, जैसे कि जो कंट्रीज़ अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन एशिया एंड अफ्रीका, उन पर भी ये फोकस करेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे ये काम करेगा एग्रीकल्चर में आपकी एशिया और अफ्रीका के साथ। और ये किसके द्वारा बनाया गया? एम मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन, और नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड UNCDF जो आपकी ऑप्शन में था, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो इन्होंने क्या करना है, इस पेपर के थ्रू एग्रीकल्चर में जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनको जो है ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये करेंगे, और ये नेशनल लेवल पे भी करेंगे और इंटरनेशनली भी करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर, ठीक है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली signed an MOU with गवर्नमेंट ऑफ असम टू सेटल द लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है दो स्टेट्स के बीच, हिमाचल के साथ भी काफ़ी हरियाणा के डिस्प्यूट हैं, इवन दो आपके बोल सकते हैं आप लेह लद्दाख के भी डिस्प्यूट्स हैं। तो वैसे ही दो स्टेट के बीच असम और दूसरा जो स्टेट है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच जो है बाउंड्री का विवाद है, जो कि 804 किलोमीटर की बाउंड्री है, उनमें ये विवाद है। तो हुआ क्या कि दोनों के सीएम मिलके, जैसे कि असम के सीएम हैं डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू, इन दोनों ने मिलकर अमित शाह के साथ, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके साथ मिलकर जो है वो साइन किया कि ये जो डिस्प्यूटेड विलेज हैं हमारे, जो कितने हैं, तो 123 डिस्प्यूटेड विलेज जो हैं उनको फाइनल कर दिया, और इसके बाद कोई भी एनक्रोचमेंट दोनों स्टेट्स की तरफ से नहीं की जाएगी। तो ये मामला जो है वो सेटल डाउन कर दिया गया है, ठीक है। तो दोनों के सीएम बैठे और अमित शाह बैठे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, और फिर ये सॉल्व कर दिया गया। अच्छा, जो इंटर स्टेट जो ये आपकी बाउंड्रीज होती हैं, ये कौन मतलब कि सेटल कर सकता है? तो ये आर्टिकल 263 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर है, प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि वो बाउंड्रीज़ को जो है सेटल कर सकते हैं। उसके लिए इन्हें क्या बनानी पड़ती है? इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनानी पड़ती है आर्टिकल 263 के अंडर, ठीक है। और ये जो काउंसिल है ये जो है सल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है 1990 में जो है वो बनाई गई थी, इंटर स्टेट काउंसिल दोनों स्टेट्स के लिए, और उसके बाद 2021 में ये दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट की गई, और अब इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। और अदर मेथड्स क्या हैं? अदर मेथड्स ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जो है जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है आर्टिकल 131 के अंडर ये क्या करेगा, ये इन केसेस को सॉल्व करेगा। और इसके अंडर जो भी है, जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ जाता है तो कोई और जो कोर्ट है वो इसे नहीं सुन सकता, इस हेयरिंग को, ठीक है। और ये सॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच जो विवाद होते हैं उनको। अब अगर देखा जाए तो हिमाचल स्टेट के जो हैं वो विवाद हैं, वो किसके साथ है? परमाणु रीजन जो है आप देख पाएंगे, परमाणु का विवाद है इसका हरियाणा के साथ। हिमाचल क्लेम करता है ये हमारा हिस्सा है, हरियाणा के पास तो ये है ही है, तो ये विवाद हरियाणा और हिमाचल में है।
ऊपर से एक विलेज है आपका जिसका नाम है सारचू। अब सारचू जो विलेज है ये बेसिकली अभी लद्दाख के अंडर है, तो ये भी लाहौल स्पीति के अंडर हिमाचल जो है ये दावा करता है, और यहाँ पे भी जो विवाद है आपका हिमाचल और लद्दाख के बीच। ठीक है, तो ये दो जो थी मेन पॉइंट्स थे कि कौन कौन जो है स्टेट बाउंड्रीज को सेटल कर सकता है। तो प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 263 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 131। चलिए जी नेक्स्ट। Recently, IIT Madras is set to establish its first international campus in which country? तो किस कंट्री में ये अपना इंटरनेशनल सेंटर जो है ओपन करने जा रहे हैं IIT मद्रास? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर तंजानिया। तो तंजानिया में जो है ये सेंटर जो है ओपन होगा। तंजानिया में कहाँ पे? तंजानिया में जंजीबार एक जगह है, वहाँ पे जो है ये सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में है ये तंजानिया, तो यहाँ पे जंजीबार जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा? ये मेजर रोल प्ले करेंगे ग्रोथ एंड नेशनल बिल्डिंग ऑफ तंजानिया एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जो है वो लेके आएंगे और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करेंगे, सिखाएंगे वहाँ के लोगों को। तो IIT मद्रास के थ्रू जो इंटरनेशनल कैंपस जो है अपना खोलने जा रही है। रिसेंटली द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच कंट्री? तो जो है आपका AIIB भी जो है अपना ये कहाँ की ब्रांच है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये है आपकी चाइना में। और अगर बात की जाए चाइना में कहाँ पे है, तो ये बीजिंग में है और 2016 में ये बना था, 2016 में। ठीक है, 2016 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है। और ये अब अपनी ओवरसीज़ ब्रांच जो है ओपन करने जा रहा है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें जो है AIIB में इंडिया का भी हिस्सा है, पर सबसे ज़्यादा जो है जो चाइना का है इसमें पार्ट। अब अगर बात की जाए तो UAE में ओपन करके इनको फ़ायदा क्या होगा? तो ऑब्वियस है कि अगर वहाँ पे इनकी ब्रांच खुलेगी, ठीक है, तो ये बेसिकली जो बैंक है ये लोन देता, प्रोवाइड करता है। तो वहाँ के लोगों को अगर लोन देगा तो बेसिकली वो लोग जो है इनकी करेंसी में जो है लोन लेना प्रेफर करेंगे। अब एक वॉर टाइप छिड़ गई है कि आपको पता है डी डॉलराइजेशन, मतलब कि डॉलर को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि डॉलर के रेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे और फॉरेन रिजर्व पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है देशों के, तो वो अपनी अपनी करेंसी जो है वो चलाना चाहते हैं। तो इस मुहिम में आपके जो है चाइना बहुत आगे चला हुआ है। फिर इंडिया भी 18 कंट्रीज़ में जो है इंडियन रुपी जो है अब करेंसी चल रही है। रशिया रूबल को चलाना चाहता है, तो ऐसे काफ़ी, जापान अपनी करेंसी को चलाना चाहता है। तो ये सारे जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि डॉलर का जो अल्टरनेट है वो उनकी करेंसी बने। तो इस वजह से ये सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं। अब ये भी उसी तरफ है। तो ये आपका UAE में जो है ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है AIIB की एक और ब्रांच। तो यहाँ पे तो बताया गया है कि जैसे ये ब्रांच क्या करेगी, एनहांस एंड कोऑपरेट करेगी विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स कि जो फंडिंग होगी वो इनकी करेंसी में होगी। ठीक है, तो फिर ये स्टेप है टुवर्ड्स करेंसी, ठीक है, डी डॉलराइजेशन के बाद अपनी करेंसी को पावरफुल करने के लिए। तो बाकी तो मैंने बता ही दिया, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और 2016 में ये बना था बैंक। चलिए जी नेक्स्ट। विच पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द एयरफोर्स टू रिसीव द वायु सेना मेडल? गैलेंट्री अवार्ड है ये। तो ये किसे मिला है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा को जो है ये अवार्ड जो है मिला है। तो विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा और इन्हें वायुसेना मेडल जो मिला है। और ये किन्होंने दिया है इन्हें? तो ये दिया है एयर चीफ मार्शल जो है विवेक राम चौधरी ने। ठीक है, और अब नई चीज़ क्या है इसमें कि ये वायुसेना मेडल जो है ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कब बनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1960 को जो है ये चलाया गया। और ये दिया क्यों जाता है? तो ये दिया जाता है एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है, अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने के लिए जो है ये दिया जाता है। ठीक है, तो एयरफोर्स के द्वारा इन्हें जो है ये मेडल दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड, जिसे वायुसेना मेडल बोला जाता है। किसको दिया गया? दीपिका मिश्रा को। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिकल, जिसका नाम है eVTOL।
मतलब कि ई मीन्स इलेक्ट्रिक, वी मीन्स वर्टिकल, टी मीन्स टेक ऑफ, ओ का मतलब ऑफ हो गया, एल फॉर लैंडिंग। इसका मतलब है कि ये काफ़ी भारी भारी चीज़ों को, जो ईवीटोल है ये काफ़ी भारी भारी चीज़ों को जो है वो पिक करेगा और उसको लेके उड़ जाएगा। मतलब कि एक ड्रोन की तरह, ड्रोन ही है बेसिकली ये, पर ये है हैवी ड्यूटी, मतलब कि काफ़ी भारी चीज़ों को जो है ये उठा के लेके जाएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इसकी इमेजेस कैसी हैं। तो ये सब कुछ आपने देख लिया। तो इसका ऑप्शन जो है इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर ओडिशा। ओडिशा जो है बोन5 ड्रोन एक कंपनी है उसके साथ मिलके ईवीटोल जो है बनाया गया। और इसका जो है ओडिशा ओडिशा के जो सीएम हैं आपके, ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने क्या किया, ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव में इसका क्या बोल सकते हैं ओपनिंग डे जो है उसमें लॉन्च किया इसे। ठीक है, जो ओडिशा का स्किल कॉन्क्लेव है 2023 का हुआ, तो सीएम ने इसे लॉन्च किया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप देखो ये ड्रोन जो है क्या क्या कर सकता है। ये ड्रोन जो है ये आपको इमरजेंसी कंडीशन में इवैक्यूएट कर सकता है, लोगों को उठा सकता है। फ्लड रिलीफ जब कोई प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे खाना पहुँचा सकता है आराम से, और कोई लोग फंस जाते हैं घरों की छतों पे तो उनको भी निकाल सकता है, क्योंकि ये हैवी ड्रोन है, ये काफ़ी अच्छा सामान जो है उठा सकता है। उसके बाद कहीं पे जहाँ पे पहुँचना ईजी ना हो या काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जैसे हिमाचल के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे ड्रोन ईजीली ऊपर से जाके जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ड्रोन जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा डिज़ास्टर्स कंडीशन में, और आपकी जो अब डिलीवरी एरा वगैरह है वो भी इसके थ्रू हो सकती है, और काफ़ी हैवी डिलीवरी भी जो है वो इसके थ्रू हो सकती है। अब बात करते हैं इसको बनाने के लिए किन किन लोगों ने साथ दिया। तो इसके लिए आपकी IIT मंडी है, ये हिमाचल प्रदेश की, नीति आयोग जो है, ठीक है, और AIC मतलब कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है, एंड CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा में है, इन सब ने मिलकर जो है प्रोजेक्ट बोन5 एरो जो है वो सपोर्ट किया है इन सब ने मिलके। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक एरियल व्हीकल बनाया गया, इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल, जिसको नाम दिया गया ईवीटोल। तो ये है इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और ये बोन5 ड्रोन जो है किस स्टेट ने लॉन्च किए, तो ये तो पता लग ही गया, ओडिशा। और इन्हें जो है यहाँ के CM नवीन पटनायक ने जो है लॉन्च किया ओडिशा स्किल्स केयर कॉन्क्लेव में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ हुन 2023 ए थाडो कल्चरल फेस्टिवल। तो थाडो कल्चरल फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है मणिपुर में, और ये इनका न्यू ईयर, जैसे विशु है वो भी न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, तो वैसे ही आपका मणिपुर का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है थाडो है, बैसाखी हमारे पंजाब में है, बिहू जो है असम में है, वैसे मणिपुर में मनाया जाता है थाडो कल्चरल फेस्टिवल। तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की, और ये इसका 5th एडिशन है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है मैंने बता दिया आपको कि न्यू ईयर के अराइवल पे जो है ये मनाया जाता है। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर जो हैं रह गए हैं, या आपके क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में नहीं है, उनको देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाटो ने टैलिन में जो है एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम दिया गया है लॉक्ड शील्ड। ठीक है, ये एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, साइबर डिफेंस। ठीक है, इसमें जो टेक पार्ट किया 3000 पार्टिसिपेंट्स थे 38 कंट्रीज से। तो नाटो के जो टोटल मेंबर है 31 तो यही हैं, और नाटो का जो है सबसे लास्ट मेंबर जो है वो कौन ऐड हुआ है, तो वो हुआ है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है इसका 31st जो है मेंबर भी है नाटो का। अब नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 3000 पार्टिसिपेंट्स थे, 38 कंट्रीज थी। तो अभी जो वर्ल्ड में हालात चले हुए, तो नाटो कंट्रीज जो है इकट्ठी होकर अपनी पावर जो है दिखा रही हैं। जो रशिया जो है जब भी कुछ ऐसी बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ जो है ये सारी कंट्रीज जो हैं वो खड़ी हैं। तो इन्होंने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड, और ये कहाँ पे की है, तो ये की है टलिन में। ठीक है,
तो इसके बाद अगर बात की जाए नाटो के बारे में, तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। और नाटो के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा एंड इटली। बेसिकली तो यूएस से ही है, बट इनके साथ मिलके यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा एंड इटली। उसके बाद नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में बेल्जियम में है, और वाशिंगटन डीसी में ये क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। मतलब कि जब बात की गई थी नाटो के ग्रुप बनाएंगे तो कहाँ पे किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो के जो सेक्रेटरी हैं वो है जेंस स्टोलनबर्ग। अब और मैंने बता दिया लास्ट कंट्री जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है, तो ये फिनलैंड है। काफ़ी विवाद हुआ, तो पहले यूक्रेन भी बोलता था कि हम नाटो में ऐड हो जाएंगे, रशिया ने इसीलिए उस पर जो है अटैक किया, और उन दोनों की युद्ध को देख के फिनलैंड जो है ऑटोमेटिकली नाटो ग्रुप के पास पहुंच गया कि मुझे आप में ऐड होना है। तो ये है आपकी न्यूज़। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो मनाया जाता है, जो लास्ट वीक है आपका अप्रैल का 24 टू 30 ऑफ द अप्रैल को जो है ये वीक जो है मनाया जाता है, इम्यूनाइजेशन वीक। तो इम्यून सिस्टम को जो है ये स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़ की जो है वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और दूसरा जो है हमें खाना पीना अच्छा रखना चाहिए, जिससे इम्यूनाइजेशन जो है हमारी बढ़ेगी। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है उनको एनकरेज करना, ठीक है। ये सब इस वीक में जो है किया जाएगा। और इस वीक की जो आपकी थीम है वो है द बिग कैचअप। द बिग कैचअप जो है इसकी थीम है। तो इसका मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक करना, और जो भी डिजीज़ेस हैं उनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, और अपनी इम्यूनाइजेशन पे काम कैसे किया जाता है। तो ये इस वीक जो है इम्यूनाइजेशन वीक का मेन थीम है। चलिए जी, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली इन विच स्टेट थावे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। बिहार में जो है ये मनाया गया था, ठीक है। बिहार में कहाँ पे, गोपालगंज बिहार में। तो ये था। और आज का जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 4% रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज़ इन प्रमोशन। तो आप फोटो देख के भी बता सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर को पसंद किया होगा, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।